नमस्कार दोस्तों। त्रिकाल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग रिवर्स टॉक में बात कर रहे हैं बिहार में महिला मताधिकार के विषय पर। हमारे साथ हैं संजीव जी दिल्ली से, त्रिकाल के संपादक, और मैं बैंगलोर से मनोरमा। और हमारे साथ आप लोग जुड़िए। हम लोग बात करेंगे अभी बिहार में, जैसा कि आपको पता ही है, चुनाव होने वाले हैं और बहुत सारे मसले हैं जिस पे हम थोड़ा अलग हटकर, थोड़ा लाइव में जो हम बात करते हैं उससे अलग हट कर के भी बात करना चाहते हैं। सबसे पहले पूछ लेते हैं, हम दोनों ही बाहर हैं बिहार से और चुनाव का समय है, कोरोना का भी समय है और हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी हमारी है दोनों तरीके से। एक तो पेशेगत दिलचस्पी भी है और एक अपनी जड़ों के कारण भी दिलचस्पी है। और मेरे ख्याल से जो भी लोग हैं अभी बिहार से बाहर, उन सबकी दिलचस्पी होगी, भले वो जा ना पाए, उसमें शरीक ना हो पाए, लेकिन जानने की दिलचस्पी सभी को होगी हमारी तरह। या बात तो जरूर ही करते होंगे, बिहारी कहीं भी रहे उनकी अड्डेबाजी चलती रहती है, फेमस है उसके लिए। तो संजीव जी कैसे हैं आप, और आपके यहाँ क्या चल रहा है दिल्ली में? आपके आसपास के लोग अ, बिहार चुनाव को लेकर के, जाहिर है उनके अंदर क्या आपकी आपकी चर्चाओं में किस तरह से शामिल हो रहा है? मनोरमा जी नमस्कार। और जो साथी हमसे जुड़ेंगे उनके लिए भी नमस्कार, आदाब, जय भीम। सच में हम लोग दो प्रवासी हैं और कोशिश होगी कि हम लोग हालांकि अब तो मैं वोटर भी दिल्ली का हो गया हूँ, तो हम्म। वोट तो नहीं दूंगा। बिहार हम्म। में राजनीतिक क्या रहेगी और क्या होनी चाहिए, और खासकर महिलाओं की दृष्टि से क्या हो रहा है और क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग जरूर नजर रखेंगे। और हर प्रवासी भारतीय का एक कर्तव्य है, प्रवासी हम्म। बिहारियों का कर्तव्य है कि बिहार का जो एक राजनीतिक माहौल है, जो संवैधानिक माहौल है, जो लोकतांत्रिक माहौल है, वह बेहतर बने। यहाँ अच्छा। आसपास में अब चूंकि कोरोना है, तो हम्म। आसपास में कोई बहुत इंटरेक्शन तो, और खास करके मध्यवर्गीय जमातों में, मैं जिस अपार्टमेंट में हूँ, तो वहाँ बहुत संवाद की स्थिति नहीं होती। हाँ बोलिए। यहाँ संकट है कि चौपाल नहीं है, तो हम लोगों ने आज चौपाल लगा लिया। बेंगलोर से आ गई हैं, मैं दिल्ली से आ गया जी। हाँ, आजकल पूरी दुनिया ऐसे ही हो रही है, कोई टीम पे वेबिनार, ये वो, मतलब सारी जगह में यही चल रहा है। लोग वैसे नहीं मिल रहे हैं तो वैसे ही मिल रहे हैं, ऑन स्क्रीन प्रकट हो रहे हैं और ऑन स्क्रीन जो है देख रहे हैं। एंकर भी ऐसे ऐसे हो गए हैं जो मतलब चिल्ला रहे हैं, सलमान खान कहाँ हो, उद्धव ठाकरे कहाँ हो संजय राउत कहाँ हो, अनिल देशमुख, ऐसे ऐसे करके चिल्ला रहे हैं। और अभी बस इतनी कसर रह गई है कि खुद से प्रकट किसी के कहाँ हो कहने से कोई प्रकट नहीं हो रहा है। हो सकता है अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी वो भी क्रॉस कर जाए, आप किसी का नाम लें और वो प्रकट हो जाए। तो खैर, एक और चीज पहले हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारे दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारे साथी लोग हैं, तो उनको ये बताओ कि संजीव जी अभी दोहरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वो आज ही जैसे बात कर रहे हैं तो डायलिसिस होकर उनका आया है और फिर वो बात कर रहे हैं, तो अपने आप में ये भी एक है कि इनके जैसे सक्रिय लोगों को आसपास देख करके हम जैसे लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। इतनी उनके अंदर की जो ताकत है ये जूझने की, है ना। जो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सारे दोस्त लोग या जो भी करीबी है वो जाने, पिछले 3 महीनों से वो एक और लड़ाई लड़ रहे हैं अपने स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी, और उसके बाद उनकी सक्रियता है, ये सब तो हमारे लिए बहुत ही प्रेरक भी है। और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर भी करूँ। ठीक है, तो संजीव जी ये ठीक है, हम लोग बात करते हैं, अभी बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे कि महिला मताधिकार का जब पहली बार अधिकार मिला भारत में भी और फिर बिहार में भी, उसके बाद से लेकर अब तक हम लोग कैसे इस पे अगर टिप्पणी करनी हो या एक इस तरह का देखना हो कि हम सारांश में ही बोले कि हाँ अब से तब से लेकर अब तक की यात्रा में क्या हुआ है। ठीक है, तो
आपको मतलब आपका क्या मतलब, आपने तो बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से इन सबको देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो अगर एक बताना हो कि जब से इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेकर अब तक आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी देखिए, क्या होगी महिलाओं की भागीदारी मताधिकार होने के बाद से? मैं थोड़ा इतिहास पे बात करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं भी सौ चाहती हूँ कि आप करें, सौ मैं भी साल चाहती हो, हूँ। जी, एक साल बाद 100 साल हो जाएगा जब भारत में महिलाओं को मताधिकार मिला है। और जैसी चीजें दिखती हैं, जितना, जिस अंदाज में, जिस भाषा में, और हम लोग 70 साल की उपलब्धि को दरकिनार कर देते हैं और उस पर टिप्पणियां कर देते हैं। दरअसल 70 साल में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और इस 70 साल की भी जो पृष्ठभूमि बनी है वो 20वीं सदी का जो शुरुआती दशक है, 19वीं सदी के आखिरी दशक हैं। दुनिया भर में मताधिकार को लेकर के बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन भारत में उस तरह का संघर्ष नहीं हुआ है। दुनिया से में, यूरोप के देशों में जो लोकतंत्र और मताधिकार के संघर्ष हैं, वो एक कैरी होकर के भारत में हम लोगों को सीमित क्या मताधिकार, हम लोग, हालांकि अच्छा, एक छोटा सा आप कंटिन्यू करेगा, तो मतलब मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद से दुष्परिणाम और सुपरिणाम जो है, उसमें एक सुपरिणाम ये है कि महिलाओं को ये अधिकार आसानी से मिल गया, क्योंकि ब्रिटेन में मिला, तो ब्रिटेन में मिलने के बाद जो भी उसके उपनिवेश देश थे उसमें भी मतलब 20 का दशक खत्म होते होते सारे उपनिवेशों में भी दे दिया गया था, ऐसा? जी, हाँ, ऐसा है। और देखिए, वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की बात है, वो दरअसल व्यवहारिक रूप में दुनिया के आपस के संबंधों के कारण ये चीजें बनती हैं। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ भारत से नहीं, वसुधैव कुटुंबकम जो बदलाव होते हैं, वैज्ञानिक बदलाव हुए, सामाजिक बदलाव हुए, सांस्कृतिक बदलाव हुए, वो पूरी दुनिया में फैल जाते रहे, और ये हुआ। और ये जो दशक है ना, 1910-20, ये काफी सारे मुद्दों पे, जैसे जाति को लेकर के, अब बिहार यूपी को देखेंगे तो वहां बहुत सारी जातियां असर्ट कर रही थी। महिलाएं अपनी मांग, रिप्रेजेंटेशन लेकर के जा रही थी, और उन्हें मताधिकार मिलता है। वही दौर था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज काले कोट में महिलाएं अदालतों में वकालत करती हुई दिखती हैं। हाँ। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महिलाओं को वकालत करने से रोका गया था। ये वही दौर है जब महिलाओं ने लड़ करके हाईकोर्ट के आदेश के बाद वकालत करना शुरू किया था। तो ये बहुत ही हलचल भरा दौर था। उस दौर में 1921 में त्रावणकोर में सीमित मताधिकार मिलता है, और ऐसे फिर धीरे धीरे मताधिकार। लेकिन तब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार, संजीव जी, सीमित इसलिए क्योंकि उसमें एक कंडीशन लगाया गया था ना? सीमित इसलिए कि उसमें कंडीशन था, और वयस्क मताधिकार नहीं था। वो हर 18 साल का मतदाता मत देगा, वोट देगा, ऐसा नहीं था। तो इसलिए वयस्क मताधिकार नहीं लागू हुआ था। वयस्क मताधिकार 1947 में जाकर लागू हुआ था। तो इसलिए महिलाओं के मामले में वो प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हुआ था। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था किस सेंस में? मतलब कि जैसे उनको प्रॉपर्टी रखने का, उनके नाम पर प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था ना महिलाओं का, नहीं, तो नहीं। हाँ, तो उनका मताधिकार जो है कुछ उस तरह से जुड़ा हुआ था इससे कि जब पहली बार मताधिकार दिया गया तो मतलब बहुत कम संख्या में जितनी जब पहली बार महिलाओं ने अपने आप को रजिस्टर कराया था एज अ वोटर, तो सिर्फ पूरी आबादी का 2.5% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ था एज अ वोटर, जी, है ना? वो पूरी हिस्ट्री मनोरमा की ऐसे है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मसला आता, उसी समय महिलाओं ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, और ये मान लिया गया था। तब तक गांधी जी का भी मत नहीं था कि महिलाओं को ये मताधिकार वगैरह में नहीं पढ़ना चाहिए, और उनको भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें सहयोग मात्र करना चाहिए। और इसी सुधार के बाद लगभग राज्यों में 1921 में पहली बार त्रावणकोर में
तुरंत मद्रास में और बाद में अलग अलग राज्यों में होता है, मताधिकार लागू होता है। 1935 तक, 1935 में आगे चल करके जब अंतरिम सरकारें भारत में बनती हैं, तब भी सीमित मताधिकार के आधार पर ही बनती हैं, जो आप कह रही हैं प्रॉपर्टी और लिटरेसी। तब तक भारत में जो पूरे वोटर्स का रजिस्टर्ड संख्या थी वो 13.5 थी। और महिलाओं की तो आप कह ही रही हैं जो बहुत कम थी। तो ये स्थिति, लेकिन बिहार बड़ा दिलचस्प था। बिहार इतना रिलेवेंट था कि यहाँ 3 बार विधान परिषद में रिजेक्ट हुआ, इसका प्रस्ताव रिजेक्ट होता है। 1921 में, 1925 में 2 बार, और 1929 में ये तीसरी बार में स्वीकार हो जाता है। और 1921 में, 1925 में 32 वोट्स इसके अगेंस्ट में पड़े, और 1921 में पक्ष में जो वोट पड़े थे वो 21 थे और 25 में 18 थे। लेकिन 1929 में ये ठीक ठाक संख्या से लगता है कि 47 इसके पक्ष में मिले, और इसके विपक्ष में शायद 18 था। तो इस तरह से पास हुआ। हाँ, बीच में थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ रही हूँ। मुझे ज्यादा आश्चर्य इसलिए लगा कि ये जो रिजेक्ट करने वालों में एक नाम पढ़ करके मैं थोड़ा सा सब, क्योंकि उसके पहले जो हमारा इंप्रेशन था वो दूसरा था। 14 वोट विपक्ष में पड़े थे और 47 वोट पक्ष में पड़े 1929 में। हाँ, तो मैं बस एक चीज का जिक्र करूँ। मैं बेगूसराय से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है, तो मैं जीडी कॉलेज में पढ़ी हूँ। जीडी कॉलेज मतलब गणेश दत्त कॉलेज में। तो गणेश दत्त जो है उनका स्थान बिहार के एक फाउंडर मेंबर या फिर मतलब बहुत ज्यादा इस तरह के काम में उनका है, उनका नाम है, हर जगह उनके नाम से स्कूल कॉलेज है। तो जब बाद में हम इस चीज को जान रहे थे तो हमें, और लेकिन कुछ स्टेटमेंट उनके बहुत उस तरह से थे कि क्या आप महिलाओं द्वारा शासित होना पसंद करेंगे, है ना, और वो बच्चे भी ठीक से नहीं पाल पा रही हैं तो फिर वो कैसे जाकर के वोट करेंगी, है ना। नेता बनने की तो बात बहुत दूर पे है, अभी वो वोट करने लायक भी नहीं समझा। तो ये थोड़ा मतलब आश्चर्य लगा हमें, क्योंकि हमने तो +2 या मतलब इंटर का परीक्षा वहां से पास किया जो उनके नाम पर कॉलेज था। लेकिन बाद में हम जब इन सब चीजों को जान रहे थे तो मतलब ये पृष्ठभूमि जानकर थोड़ी हैरानी भी हमें हुई कि इस सोच से मतलब हमारे विधानसभा में और या जो भी शुरुआती थे इस तरह के लोग, उनकी सोच ऐसी रही थी। जी, दरअसल देखिए, गांधी जी का तो मैंने कहा ही कि गांधी जी भी इसके खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी का आर्गुमेंट अलग था। उसमें बिहार विधान परिषद का जो पूरा प्रोसीडिंग आप पढ़ेंगी तो यहाँ जो आर्गुमेंट्स चल रहे थे वो महिलाओं को घर संभालना चाहिए, महिलाएं क्या करेंगी। तो फर्क ये है कि गांधी जी का ये था कि वो मतलब एक रोल के हिसाब से था उनका, उनके अंदर द्वेष नहीं था या कमतर और ज्यादा करने की बात आई थिंक नहीं थी उनके अंदर, है ना। वो एक रोल में देख रहे थे कि स्त्री का रोल ये है, पुरुष का रोल ये है करके, और फिर बाद में उनकी राय तुरंत बदल गई। नहीं, स्त्री का रोल ये है और पुरुष का जो ये रोल है, इसमें भी गांधी जी थोड़े से प्रोग्रेसिव थे, क्योंकि गांधी जी ने ही आंदोलन को थोड़ा फेमिनाइन स्वरूप दिया था, राष्ट्रीय आंदोलन को। और महिलाओं को घर से बाहर निकाला था। बड़े घरों की महिलाएं, बिजनेस घरानों की महिलाएं, ये सब बाहर आई थी। तो लेकिन वो कह रहे थे कि आंदोलन में सॉफ्ट थे। जी, मतलब वैसे कहा जाए तो जैसे गांधी जी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है या आंदोलन है, उसने जितनी बड़ी शिक्षा, राजनीतिक रूप से जितना शिक्षित और एम्पावर किया, आज जो भी हम अपनी मतलब कि क्या कह सकते हैं, पुरखिन कह सकते हैं राजनीति में, या पॉलिटिकली अवेयर, जागृत, सचेत जो महिलाओं की हमारी पीढ़ी है ना, वो वहां उस आंदोलन से आती है। और गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें कहेंगे कि उन्होंने सीखा कैसे करना है। मध्यवर्ग की महिलाओं को सामने लाया और आगे चल करके वो मंत्री वगैरह तक बनती हैं। राजकुमारी कौर थी, बाद में सुशीला नायर हैं, या तो सरोजनी नायडू तो थी ही थी। ऐसे कई नाम हैं जो हम लोग ले सकते हैं। एनी बेसेंट से शुरू करते हैं जितना बड़ा रोल उन्होंने किया था। एनी बेसेंट तो गांधी के पहले थी,
तो खैर, तो उस प्रसंग में हम लोग अभी अभी तो हम लोग जिस प्रसंग में बात कर रहे हैं, सर गणेश दत्त का बड़ा आदर है, लेकिन उनका जो स्टैंड था वो बेसिकली था कि वो शैक्षणिक दृष्टि से चूंकि महिलाएं कमजोर हैं और उन्हें राजनीति की वास्तविकताओं का चूंकि ज्ञान नहीं है, इस आधार पे वो खास करके प्रॉपर्टी उनके पास मेरा सबसे ज्यादा ये हुआ कि मतलब उस जमाने में मतलब हमारी विधान सभा में, विधान परिषद में इस बात पे चर्चा हुई कि औरतें मतलब बच्चे भी ठीक से नहीं पाल रही हैं, बच्चे भी ठीक से नहीं पाल रही हैं। कुछ लोगों ने नहीं पाल रही हैं, उन्हें बच्चा पालने के लिए सुशिक्षित करने की जरूरत, इस तरह की बात है। तो वो वोट कहाँ नेतागिरी, कहाँ राजनीति, कहाँ लड़ना, है ना जी। तो ये सब था, लेकिन खैर किसी तरह से 1929 में जाकर के एक सहमति बन गई, आम सहमति नहीं, तो वो तो 14 वोट खिलाफ गया, लेकिन उसकी मुकाबले में 47 वोट बहुत होता है, तो उससे वो सीमित मताधिकार मिलता है। और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है और उसके द्वारा जो राज्यों में सरकारें बनती हैं और अंतरिम सरकारें बनती हैं, उस समय महिलाओं ने वोट किए। और 1947 में वयस्क मताधिकार, जिसको आप यूनिवर्सल मताधिकार कह रही हैं, तो वयस्क मताधिकार 1947 में 325 आर्टिकल और 326 आर्टिकल के जरिए मिलता है, और इस तरह से महिलाएं वोट करती हैं। तो ये, और जब वोट का अधिकार मिलता है तो चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। तो महिलाएं बड़ी संख्या में, अच्छी संख्या, अब बड़ी संख्या का मतलब जो उनको होना चाहिए था 50% तो कभी नहीं हुआ, वो तो अभी सपना ही है। उसके लिए तो हम लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन 10-12% महिलाएं पहली विधानसभा में चुनकर आती हैं। जी नहीं, तो उसके बाद भी मतलब अभी अब ऑलमोस्ट मतलब कि कितने साल हो गए होंगे, अब 70 साल तो हो ही गए होंगे ना, 50 के दशक से लेकर अब तक आते हैं। हाँ जी। तो इतने सालों में जो प्रतिशत है वो बढ़ने की जगह लगातार, मतलब कि बीच में एक या दो वक्त ऐसा रहा होगा जबकि हाईएस्ट एक बार था 35% पहुंचा। हाईएस्ट रहा है 2000, ये पिछले 15वें लोकसभा चुनाव में, सॉरी विधानसभा चुनाव में, अभी ये 16वीं है और हम 17वीं के लिए चुनाव होने जा रहा है ना जी। 15वीं विधानसभा में 35 महिलाएं थी और वो संख्या हाईएस्ट है। 1952 में जब पहली विधानसभा, जी, तो मौजूदा विधानसभा में भी तो कितना है, कितने प्रतिशत है? 10-11% है इस समय मौजूदा विधानसभा में जो संख्या है उनकी, वो है 28, 11-12% है। तो क्या जैसे बिहार 243 है और उसमें 28 महिला सदस्य हैं। संजीव जी, हम लोग ये भी सोच रहे थे कि जैसे बिहार एक पायनियर स्टेट रहा था पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने वाले राज्यों में, है ना। बिहार का उदाहरण दिया जाता था हमेशा, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की बात हुई कि इस तरह से भागीदारी बढ़ेगी, उनकी एक राजनीतिक शिक्षा भी होगी क्योंकि वो जमीनी स्तर से राजनीति सीख, लेकिन फिर वो जाकर के विधानसभा, विधान परिषद में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इतने सालों में। ये क्यों ऐसा, मतलब कि कहाँ पे इस चीज, इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं? जी, हम लोग इस पर आते हैं और एक अलग से भी बातचीत करेंगे महिला आरक्षण और महिला प्रतिनिधित्व को लेकर के। आज जो हम लोगों की बातचीत को जो साथी सुनेंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा आंकड़े दे देता हूं ताकि वो एक चीजें बन जाए उनके उसमें। तो 1952 में एक क्लियर पिक्चर बने, तुलना जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पिक्चर बनेगा। तो 1952 में विधानसभा में 13 सदस्य थी, 57 में सदस्य संख्या 34 है। ये जो मैंने कहा कि 15वीं विधानसभा में 35 है और ये दूसरी बड़ी संख्या है अब तक में। हालांकि तब पूरी सदस्य संख्या, चूंकि झारखंड साथ में था तो पूरी सदस्य संख्या 330 थी, अभी 243 है। तो इस लिहाज से जो 15वीं विधानसभा है वो थोड़ा बेहतर है। 1957 में मैंने कहा 34 सदस्य थी,
1962 में 25 सदस्य थी और ड्रेस्टिकली 1967 में सदस्य संख्या घटकर 10 हो गई। यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि 1967 में जो हुआ वो बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ और सामाजिक न्याय के फोर्सेस ने कांग्रेस को हरा दिया था। संविद सरकार बनी थी और कई सारे पार्टियों ने, और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। तब सदस्य संख्या 10 हो गई। ये सामाजिक न्याय की शुरुआत थी और महिलाओं की सदस्यता में झटका लगता है। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि हो सकता है कि जब एक समूह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, जो पीछे छूट गया समूह है, एक स्टैब्लिश समूह था कांग्रेस के पास और कास्ट के लेवल पे भी स्टैब्लिश समूह था, तो वहां से महिलाएं आ रही थी। लेकिन जब एक नया वर्ग आया तो वहां चूंकि पुरुष पहले से संपन्न है, तो पुरुष पहले रिप्रेजेंटेशन पे आता है। यहाँ पे बस 2 लाइन और मैं जोड़ रही हूँ ताकि मतलब थोड़ा और इसके बारे में भी आप ये करें। तो कांग्रेस पहले, जब कांग्रेस का वर्चस्व था बिहार की राजनीति पे, जब वो टूटा और जनता दल और लालू जी जब आए और उसके बाद से जब उस तरह का जिसमें कि ओबीसी पॉलिटिक्स ज्यादा निर्णायक हुआ बिहार की राजनीति में और नेता भी निर्णायक हुए, तो क्या मतलब इससे महिलाओं के भी राजनीति में भागीदारी और इन सब चीजों में फर्क पड़ा क्या, या फिर मतलब इस तरह के लेजिस्लेशन जो है? जब सामाजिक न्याय की धाराएं स्टैब्लिश हो गई, मैं वही कह रहा हूँ ना, 67 में गिर गई संख्या। हाँ। लेकिन जब ये स्टैब्लिश हो गई, 90 में भी एक हलचल हुआ, 90 में भी रिप्रेजेंटेशन का उतार चढ़ाव रहा और 20 से ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन जब ये स्टैब्लिश हो गई तो 2000 से ग्राफ बढ़ता है और इसीलिए 2015 में नीतीश कुमार इसका श्रेय ले सकते हैं कि हमारी सरकार थी, मतलब 2010 में, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसका श्रेय सामाजिक न्याय की राजनीति के स्टैब्लिश हो जाने को दिया जाना चाहिए। तब सदस्य संख्या वो पुराने दौर के कांग्रेस का जो स्टैब्लिश तंत्र था उस दौर तक पहुंच जाती है, जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री तो तब होगी ना जब कम से कम 30%, 50%, 40%, महिलाओं को तो 60-70% होना चाहिए। हालांकि बगैर इसके भी कांग्रेस के टाइम में एक टाइम ऐसा था कि जब बिहार विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही अच्छा था, है ना, बिना इसके। वो तो मैं कह रहा हूँ स्टैब्लिश्ड फोर्स थी ना। हाँ। वो स्टैब्लिश्ड फोर्स की राजनीति की, तो तब महिलाओं की संख्या अच्छी थी। अच्छी मतलब वही 10-12%। तो यानी कि हमको इस मैकेनिज्म को इसको रेखांकित करना है ना जरूरी, कि मतलब ये सारा होने के बावजूद भी यानी कि सीधे इसका क्या बोलते हैं उसको, समानुपातिक होना चाहिए था ना, कि वो बढ़ा तो ये भी बढ़ना चाहिए था। जब लेजिस्लेशन बढ़ा, सारे प्रोविजंस आए, तो उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, है ना, तो नहीं हुआ। जी हाँ, ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, ये एक प्रसंग है और इस पर हम लोग अलग से भी बातचीत जरूर करेंगे। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन और महिला आरक्षण को लेकर हम लोग जरूर एक बार बात करेंगे। ये गंभीर विषय है और जिस तरह से पिछले 7 सालों में राष्ट्रपति स्त्री काल के कार्यक्रम में वेंकैया नायडू आए थे, तो इस सरकार के दौर के उपराष्ट्रपति ने भी मंशा जाहिर की, प्रणब मुखर्जी ने मंशा जाहिर की थी, सोनिया गांधी ने पत्र लिख करके बात कही थी, राहुल गांधी कह चुके हैं कई बार, भाजपा के लोगों में सहमति है, कांग्रेस में सहमति है। लेकिन एक प्रसंग है और इस पर हम लोग अलग से बातचीत करेंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है और जरूरी विषय है। लेकिन अभी जो आप कह रही हैं उसमें सही बात है कि स्थानीय निकायों में 2005 में बिहार पहला राज्य बना जिसने सीधे 50% रिजर्वेशन दे दिया। यानी मुखिया, नगर निकायों में, जिला परिषद में 50% महिलाओं को आरक्षण मिल गया, तो संख्या अपलिफ्ट हो गई, बड़ा चेहरा बदल गया है बिहार में अति पिछड़ों को मिल गया, ओबीसी को रिजर्वेशन है, महिलाओं को रिजर्वेशन है। तो आप समझिए कि 80% जो नीचे की इकाइयां हैं वहां सामाजिक हो। हाँ, लेकिन ग्राउंड में आपका अपना अनुभव है कि नहीं? मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, जहाँ मैंने देखा है कि
मतलब मुखिया ठीक है, बनी हुई है घर की महिला, लेकिन जो पावर है वो जो मर्द है उनके हाथ में ही है। या फिर ये चुनाव किस तरह से मतलब पूरी तरह से मैनेज वो लोग कर रहे हैं, जो भी मतलब गांव के मेल मेंबर हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, वो लोग मैनेज कर रहे हैं। और वो सिर्फ एक चेहरा है, क्योंकि वो सीट आरक्षित है महिला के लिए, तो वहां से वो खड़ी होगी। इस तो पर रिसर्च। जी, हाँ, मैं अभी बोलूं। मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ पिछले 4-5 साल पहले तक मेरे अपने ऐसा निजी था। अनुभव में भी है, जहाँ मैंने इस पावर का अ, सही तरह से उसको सही तरह से एम्पावर्ड होते इसके थ्रू नहीं देखा। वो एक कठपुतली काइंड ऑफ चीजें देखी। तो इसका परसेंटेज कितना कितना रियल पावर का इस्तेमाल कर रही है, कितना कितनी कठपुतली के तौर पर ही काम करे, रियल पावर उनके उसके आखिर मतलब कोई तो वजह होगी कि यार नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, इस पर रिसर्चेज हो चुके और अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। राजस्थान पर काम हुआ है, बिहार पे हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता। तो बदलती है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन की जब शुरुआत होगी तो ये स्थितियां तो होंगी ना। जिसका डर सर गणेश दत्त को था वो हाँ बात तो, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन तो इसी को कहते हैं, आप शुरुआत कर देते हैं। जैसे राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनकर आई तो उनका कहना था कि साहब ने कह दिया और हम आ गए। लेकिन उसी राबड़ी देवी ने बढ़िया परफॉर्म किया 7 साल 8 साल तक। 97 में या 98 में वो बनती हैं और 2005 तक उन्होंने परफॉर्म किया। तो मुखिया पति जो है वो धीरे धीरे अतीत की हकीकत बन जाएंगे, सरपंच पति अतीत की हकीकत बन जाएंगे। मैंने एक चीज नोट किया था कि पिछले लोकसभा का चुनाव था या 2015 का चुनाव होगा या 14 का या 15 का चुनाव होगा, एक पत्नी को पति ने इसलिए गोली मार दी कि वो उसके अनुसार वोट नहीं दे रहा था, अच्छा दे रही थी। हाँ, वो वोट नहीं तो किया ये था। असर है। वो महिला मारी गई एक अलग ऐसी कहानी है। घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं हमने भी पढ़ी थी। कई सारे मुखिया, महिला मुखिया पतियों से अलग जाकर के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन आप सही कह रही हैं कि उसका एक जो मैनिफेस्टेशन होता है, उसका जो दिखना चाहिए था ऊपर की सभाओं में, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, उसमें नहीं दिखता है और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल तो हम लोग इस बात का को एंजॉय करें कि बिहार में महिलाओं के वोट परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं लगातार। हाँ, पिछले। ये हाँ, जी। सबसे सबसे जी। तो सुखद ये था कि अभी 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 जो लोकसभा चुनाव पिछले साल हुआ उसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है ऑलमोस्ट 60 के करीब में रहा है, और उनसे कम से कम 3-4% कम रहा है पुरुषों का वोटिंग करने का प्रतिशत जो है। हाँ, तो इसके लिए 54-5। इसके लिए क्लैपिंग करिए। और कोरोना से मुक्ति के बाद, इस बार शायद आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन कोरोना से हाँ मुक्ति के बाद प्रवासी प्रवासी बिहारी मत बनिए, पॉलिटिकली एक्टिव होइए। राजनीति सारे बदलाव लाती है, महिलाओं के लिए लाएगी और जो पीछे छूट गए लोग हैं उनके लिए ये तो लाएगी। देखिए, अगली बार हम चुनाव लड़िए। यही बात तो करना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक जैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ राजनीति होता है। मतलब जी। राजनीति जो है इतनी सकारात्मक चीज है, इतनी सकारात्मक चीज है कि हमारी हर छोटी से छोटी बात जो है वो इससे इससे संचालित है ना? इसी से तो आप बदलेगी, और चुनाव अगर लड़िए, नहीं बदल रही है तो वो भी राजनीति है। आप चुनाव लड़िए और हम भी तबीयत ठीक करा करके आपके चुनाव प्रचार के लिए हम आएंगे। बहुत बहुत एक धन्यवाद। आखिरी एक आखिरी जी। चीज मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि जब बिहार के बारे में हम बात करते हैं तो एक नीतीश कुमार और शराबबंदी और महिलाओं के पॉलिटिकल राजनीतिक जागरूकता, उनके मताधिकार, इन सबको भी हम क्या लोगों हम को एक हम लोग साथ देख सकते हैं? इन सबको जी, भी हम क्या लोगों हम को एक इस पर साथ बात देख करनी चाहिए। नीतीश कुमार के महिलाओं के लिए जो काम किया उन्होंने और जो नहीं किया है, उस पर हम लोग एक बार और मिलकर बातचीत करेंगे रिवर्स टॉक में। आज मुझे लगता है कि इस हाँ बात को इतनी सीमित रखनी चाहिए और हम लोग हाँ आगे महिला रिजर्वेशन और नीतीश कुमार को लेकर के, और हो सकता है कि हम लोग अपने चौपाल में एक आध चेहरे और बढ़ा लें। हाँ 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 या हम हाँ या हाँ। हम दोनों बातचीत करेंगे। मुझे मुझे मतलब मुझे ये भी डिकोड करने का मन करता है कि शराबबंदी का जो है जनरल लोगों का क्या ओपिनियन है, और जो गांव की जो महिलाएं हैं उनका क्या है, और मतलब ये नीतीश की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, हम लोग कोशिश करेंगे, मनोरमा जी, स्त्रीकाल कोशिश करें कि वहां से उन लोगों के
स्टेटमेंट्स वगैरह इसी चुनाव में हम लोग हाँ, करें। इसलिए बोले कि जो इसकी बिहार पहचान चुनाव को करें हम लोग हाँ, स्त्री दृष्टि से ज़रूर। जो बिहार चुनाव हम लोग देख रहे हैं उसमें, और मुझे हाँ। लगता है कि आज आपने तो बेंगलोर से सब्सक्राइब कर ही लिया होगा स्त्री काल को, मैंने भी कर लिया है। और हुँ। लोगों से अपील है कि आप स्त्री काल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सब्सक्राइब करें बहुत सारी जानकारियां आपको आगे ताकि चल करके जी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे और हमें ताकि इस तरह ज्यादा की से ज्यादा जानकारियां मनोरमा जी आपको दे सके। हाँ, ठीक है और आपकी भागीदारी भी हो, हमारी टिप्पणियों के माध्यम से आपका लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे बड़ी बात आप हमें अपनी टिप्पणियों से अवगत कराएँ, अपनी राय से अवगत कराएँ ताकि हम इसमें उन बातों को शामिल करें और आप और क्या चाहते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि आप और क्या जानना चाहते हैं या क्या मुद्दे होने चाहिए आपके नज़रिए से, तो हम फिर आगे उसको भी लेकर के आते हैं। उस पे भी बहुत बातचीत बहुत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी। शब हाँ, खैर और और नमस्कार, आदाब, जय भीम।